कॉम्बिनेशंस। देखिए कॉम्बिनेशन का सबसे पहला मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। इट मीन्स सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। मतलब आपके पास टोटल अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स कितना है, n, उसमें से आप कितने का सिलेक्शन कर रहे हैं, r। इसका मतलब क्या हम सब का सिलेक्शन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। क्या हम नो सिलेक्शन नहीं कर सकते, वो भी आप कर सकते। कहने का मतलब ये हो गया कि कंडीशन अपने पास ये बनता है कि हम लोग ले सकते हैं r कैन बी जीरो, r कैन बी जीरो ग्रेटर देन जीरो, और आप कह सकते हैं कि ये बिलोंग्स टू, बताइए नेचुरल नंबर की होल नंबर, होल नंबर, ये होल नंबर से बिलोंग करेगा। जैसे हम n का बात करेंगे तो हम बोलेंगे इट इज ग्रेटर देन जीरो। क्या आप कभी भी टोटल अवेलेबल थिंग्स जीरो रख सकते हैं? नहीं, आपको कम से कम एक तो अवेलेबल रखना होगा। वो बात अलग है कि आप सिलेक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो चीज है, मगर कम से कम थिंग्स तो रखना होगा। तो n जो है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। इसका मतलब n बिलोंग्स टू का होल नंबर की नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और r का वैल्यू ना हमेशा ग्रेटर देन, एक मिनट, लेस देन, r का वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू n होता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। आप फंक्शन में डोमेन पढ़े ना, डोमेन और रेंज, ठीक है, उस जगह पे ये काम आता है, ठीक है। यूज्ड इन डोमेन रेंज, इन डोमेन रेंज ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन के डोमेन रेंज वाले कॉन्सेप्ट में काम आता है। तो केवल ये अकेला नहीं, ये तीनों भी है ना, कभी कभार काम आएगा, मगर सबसे ज्यादा ये यूज में आता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, बाद में आएंगे सर। मान लीजिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फंक्शन एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स पी 3 प्लस एक्स, परमुटेशन बता रहा है। अगला फंक्शन जी एक्स आपको दिया हुआ है 2 प्लस एक्स सी 1 प्लस एक्स, कॉम्बिनेशन बता रहा है। देखा आपको, परमुटेशन बताने वाला p और कॉम्बिनेशन बताने वाला c, लिखने का तरीका सेम है, ठीक है, लिखने का तरीका सेम है, चाहे ये केस हो या फिर ये केस हो, दोनों जगह p और c, दोनों जगह यही कंडीशन लगता है, यही कंडीशन। तो हम क्या करेंगे ना कि मान लीजिए जैसे हम gx के लिए बात कर रहे हैं, fx आपके लिए रह जाएगा, घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कि 2 प्लस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एक्स और एक्स कट गया, क्या एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल ठीक, एक्सेप्टेबल है। अगला 1 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस 1, ये एक्सेप्टेबल है। हाँ, नहीं ले सकते, अच्छा ठीक है, नहीं ले सकते, चलिए ठीक है, उसको छोड़ दिए। दूसरा 2 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x विल बी लेस देन, x विल बी ग्रेटर देन -2, एक्सेप्टेबल है। देख लीजिए, इस पे अभी हमको डिस्कस करना है, मेरा गलती हो गया था, ठीक है। x ग्रेटर देन -2 पूछ रहे हैं, क्या एक्सेप्टेबल है? और यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होगा। चलिए अब आपसे सवाल है, क्या एक्सेप्टेबल है? जब आपसे ये सवाल पूछा जाए ना, तो आप में से बहुत कोई ब्लैंक हो गया होगा, कोई कोई तो अपनी कॉपी में कुछ कर रहा होगा, बहुत कोई ब्लैंक हो गया होगा कि सर क्या पूछ दिया, एक्सेप्टेबल है कि नहीं, कैसे पता करें। कोई कोई इधर देख रहा होगा, बिल्कुल देखिए, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है,
मगर हम आपसे एक सिंपल सा चीज बोल रहे हैं, आपसे पूछा गया क्या ये एक्सेप्टेबल है, मतलब वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको क्या करना चाहिए, -1 से बड़ा कोई भी नंबर, -1 से बड़ा कोई भी नंबर आपको यहाँ पुट करना चाहिए x की जगह। मान लीजिए -1 से बड़ा हम 2 ले लें, 1 + 2 कितना हुआ 3। क्या 3 ग्रेटर दैन 0 है? हाँ है, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल है। आप देखें ना, हम साइन चेंज किए, वो एक्चुअली में लिखते समय थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। यहाँ पे पूछे क्या ये एक्सेप्टेबल है, तो -2 से कोई भी बड़ा नंबर, मान लीजिए आप -1 इज ग्रेटर दैन -2, आप पुट किए यहाँ -1, 2 - 1 इज 1 एंड 1 इज ग्रेटर दैन 0, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, एक्सेप्टेबल है। समझ में आया कैसे चेक करते हैं? ठीक है, जो कर लिए बहुत बढ़िया, जो नहीं कर पा रहे थे उनके लिए स्टेटमेंट था। हाँ, आगे आगे ये समझिएगा, ये तो ऑलवेज ट्रू है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑलवेज ट्रू, ये है, उसमें हमको कुछ फिगर नहीं मिलने वाला, मगर ये दोनों है जो हमको आंसर देगा। ठीक है, आंसर देगा। एक नंबर लाइन खींचिए, उसमें डाल दीजिए -1 और -2, तो छोटा कौन, -2, बड़ा कौन, -1। ये कह रहा है -1 से ग्रेटर, तो ग्रेटर का मतलब क्या होता है, राइट साइड जाते हैं ना हम लोग, ग्रेटर का मतलब क्या होता है, राइट साइड जाते हैं हम लोग, -1 से ग्रेटर। और ये भी कह रहा है -2 से ग्रेटर विदाउट टेकिंग -2। अब देखिए दोनों का कॉमन पार्ट आपको कहाँ पे मिला, -1 से ग्रेटर, कॉमन पार्ट, ठीक है, -1 से ग्रेटर। तो फाइनली आपके इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा कि जो डोमेन है दैट बिलोंग्स टू, कहां से कहा, -1 से लेके इंफिनिटी तक, -1 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। समझ में आया कैसे निकालना है? तो यही सब क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, परमुटेशन का क्वेश्चन है, मगर एक्चुअल में ये किसका क्वेश्चन है, फंक्शन का, जिसमें क्या लग गया, इनइक्वालिटी भी लग गया। तो एकदम तैयार रहिएगा, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स एक साथ है, कुछ अलजेब्रा अलग नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री अलग नहीं होता, कोई कहीं पे भी चला आएगा। ठीक है, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछ लें। हो गया, ठीक, ये था सबसे पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, और उस पर आप क्वेश्चन भी देख लिए। सेकंड स्टेटमेंट, सेकेंडली क्या कहता है कि इफ आर ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑफ गिवन एन ऑब्जेक्ट्स, तो वैसे केस में जो नंबर ऑफ वेज होगा, नंबर ऑफ वेज दैट इज इक्वल्स टू NCR। ठीक है, कितना हो जाएगा, NCR। यहाँ पे क्या हम बोले, टेकन, टेकन मतलब अरेंजमेंट करना है कि हमको सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करना है। ठीक है, वर्ड्स का जो साइनोनिम्स होता है ना, उन सबको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। वो लगभग सिलेक्शन वर्ड नहीं ही यूज करेगा, लगभग नहीं यूज करेगा, आपको खुद से समझना होगा हमको करना क्या है। ठीक है, तो जब कभी भी अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स कितना n, कितने को हमको सेलेक्ट करना है r, तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज NCR। चलिए समझ गए। वैसे ये नोटेशन है, ये किसी काम का नहीं, ये नोटेशन है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इट इज n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। आपको याद आया p में आप क्या करते थे, अगर NPR लिखते थे तो हम लोग इसको लिखते थे ना n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए P का केस क्या है और C का केस क्या है, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है आपको। अगर बाय द वे हम आपसे ये पूछ दें कि इसके बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन C और P में रिलेशन क्या है, देख के कोई बता पाएगा क्या रिलेशन है? ठीक है,
आप ये कहना चाहते हैं कि एनपीआर जो है ना वो एनसीआर में जब आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके इक्वल होगा। तो बड़ा कौन हुआ, पी बड़ा हुआ कि सी बड़ा हुआ? पी बड़ा हुआ। यानी अरेंजमेंट अगर उतने ही ऑब्जेक्ट्स का करेंगे तो वो ज्यादा नंबर ऑफ वेज से होगा, और अगर सिलेक्शन करते हैं तो वो कम नंबर ऑफ वेज से होगा। चलिए कंपैरिजन वाली बात है, ए बी और सी याद होगा, परमुटेशन के फर्स्ट क्लास में इसी को लेके चल रहे थे हम लोग, ठीक है। अगर हम इसका परमुटेशन कर रहे हैं तो वो ए बी सी आएगा, ए सी बी आएगा, बी ए सी आएगा, बी सी ए आएगा, सी ए बी होगा और सी बी ए होगा। कितना हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम इसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो कॉम्बिनेशन में अगर हम ए बी सी ले लिए तो सोचिए ना कि जहां से ऑब्जेक्ट हमको लेना था हम वहां से ए बी सी तीनों को उठा लिए। अब क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है? आप जब भी आप पहले बी को उठाइए, सी को उठाइए, फिर ए को उठाइए, तो भी आपके हाथ में तो एबीसी ही है ना। सिलेक्शन तो आप उन्हीं तीन ऑब्जेक्ट्स का कर रहे हैं। तो यहाँ सिलेक्शन के लिए कोई कोई डिफरेंट केस नहीं बनेगा। कितने वे से? वन वे से। और यहाँ पे क्या हुआ कि आप उसी तीनों को जब अरेंज किए तो सारा अरेंजमेंट डिफरेंट दिख रहा है, सिक्स वे से। तो यही होता है कि जब हम लोग अरेंजमेंट करते हैं तो नंबर ऑफ वेज इंक्रीज कर जाता है उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का, और जब सिलेक्शन करते हैं हम लोग तो नंबर ऑफ वेज कम रहता है, ठीक है, कम रहता है। कहने का मतलब अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि फॉर्म 4 lettered words from A B C D E, ठीक है, A B C D E, इन पांचों को यूज करके आप 4 लेटर का वर्ड बनाइए। आप क्या बोलिएगा कि सबसे पहले सोचने वाली बात है, फॉर्मूला तो बात की बात है, ठीक है, शॉर्टकट तो हम लोग मारेंगे लास्ट में, ठीक है, पहले सोच ले। हम क्या किए, ए बी सी डी को ले लिए, फिर इसका अरेंजमेंट कर दिए, क्योंकि अगर वो आगे पीछे होगा तो लेटर आगे पीछे होने से वर्ड तो डिफरेंट हो जाएगा ना, ठीक है। दूसरा, अगर हम ए बी सी और ई ले लिए फिर अरेंजमेंट करेंगे तो डिफरेंट आएगा। तीसरा, अगर हम बी सी डी ई ले लिए, ठीक है। फोर्थ, और कुछ आएगा? ए बी डी ई नहीं होगा, डी ई सी ए, यही बोले ना, ठीक है। फिफ्थ, डी ई सी ए यानी ए सी डी ई हो गया। और कोई केस? बस इतना ही, ठीक है। सेवन कंफर्मेशन का कुछ कारण आप बोलेंगे नहीं सर बस अब इससे आगे नहीं होगा, आपसे जैसे पूछे आप तुरंत बोले नहीं, आंसर कैसे पता हुआ ये भी बताना, डिस्कशन है ना, क्या क्या। मतलब आप केसेस देख लिए है ना कि और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। हाँ ये एकदम ठीक है, हम वही चीज बोलना चाह रहे थे। देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं ना कि आपके पास यहाँ फॉर्मूला है, आप इसमें एक बार क्या किए कि इसको पुट किए, तो इस केस को पुट करने का मतलब क्या, आपके पास टोटल अवेलेबल थिंग्स कितना है, 5। आपको कितने को अरेंज करना है, 4। आप लगा दिए इसमें 5C4, अरेंज किए, फॉर्मूला लगाए, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। जब 4 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल होता है वो 5 देता है ना, तो आपको पता चल गया कि 5 ही आएगा। पता है इस चीज का हमेशा फायदा होता है, आपको पता है कि लाना कितना है, तो अगर उससे कम आया है तो आप ढूंढते रहेंगे, अगर उस उतना आ गया है तो अब आपको उसमें टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं होता, आप आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है।
मेन यही होता है। जब आपसे ये बोल दिया जाएगा कि देखो तुम्हारे पास 7 एलिमेंट्स है, बताओ 3 एलिमेंट का कितना सेट बना सकते हो, ये पता है सेट के क्वेश्चन में छाप देगा और बनेगा किससे, कॉम्बिनेशन से। 7 एलिमेंट दिया है और उसमें से 3 एलिमेंट का एग्जैक्टली 3 एलिमेंट का आप कितना सेट बना सकते हो वो आपको बताना है। तो वहां पे आप 7 में से 3 का सिलेक्शन करते हैं, यानी कि आप इसमें कॉम्बिनेशन लगाते हैं। आपको पता चल गया हाँ क्या आंसर होने वाला है, नहीं तो अरेंज करते करते परेशान रहिएगा, ऐसे चुनते चुनते परेशान रहिएगा। आप प्रोबेबिलिटी पढ़े थे 10 में कि डिलीटेड में चला गया था, पढ़े थे ना। उसमें आप ये पढ़े होंगे 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर या 1 कॉइन टॉस 3 टाइम्स। तो अरेंजमेंट करते थे, उसमें लिखते थे हेड 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 टेल, ऐसे लिखते थे ना, ठीक है। तो आपको ये पहले से पता रहेगा कि हाँ उसमें आने वाला कितना है, तो आप पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी लिख दीजिएगा। अब आपको अगर नहीं पता रहेगा कि कितना आने वाला है तो आप तो पूरा ढूंढते रहेंगे ढूंढते रहेंगे। कॉम्बिनेशन उसी जगह काम आता है। प्रैक्टिकल यूज इसका कॉम्बिनेशन का सबसे ज्यादा है, परमुटेशन से भी ज्यादा है, ठीक है। और वही चीज आगे चल के अभी हम लोग है ना प्रैक्टिकल या ज्योमेट्रिकल लाइफ में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है कैसे होता है। पहला चीज फॉर्मूला एकदम टिप पे होना चाहिए, बिना फॉर्मूला कुछ नहीं होगा। और यहाँ के बाद ये कभी भी आ सकता है, किसी भी सेक्शन में आ सकता है। तो सी का फॉर्मूला छोटा सा, पी का फॉर्मूला छोटा सा, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट खत्म कीजिए। और किसी को कहीं पे भी डाउट होगा एकदम पूछ लेंगे उसमें। हो गया क्या? अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है जिसपे कि क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज पे प्रॉपर्टीज देखिए, सबसे पहला अगर कभी लिखा है NCN तो ये NC नॉट के बराबर होगा। मतलब कि सारे ऑब्जेक्ट्स का एक साथ सिलेक्शन कर लें या एक भी ऑब्जेक्ट का हम सिलेक्शन ना करें, दोनों का एक ही तरीका है। सिंपल तरीके से सोचिएगा, अभी हम जिस कमरे में खड़े हैं ना वहां पे 5 ट्यूबलाइट लगाए, चलिए बल्ब बोल लेते हैं, ठीक है। 5 बल्ब लगाए, पांचों का अलग अलग स्विच है। अगर हम बोलेंगे सब ऑन है, कितने बजे से, पांचों स्विच ऑन कर दिए, ठीक है। सब में से सब ले लिए, 5 में से 5 ले लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम बोले सब ऑफ है, कितने बजे से, सबको एक बार में ऑफ कर दिए, यानी कि जितना भी था उसमें से एक को भी ऑन नहीं किया गया, ठीक है, एक भी सिलेक्शन नहीं किया गया। तो वैसे केस में हमेशा नंबर ऑफ वेज कितना होगा, 1। अब आप इसको है ना फॉर्मूला जो बताए नहीं थे अभी आपको, उस फॉर्मूला में पुट करके भी चेक कर सकते हैं क्या ये बनाएगा। बाकी प्रैक्टिकल बोलने का तरीका क्या है वो आप सुन लीजिए। दूसरा NCR जो होता है, ठीक है, वो NC N-R के इक्वल होता है। अब ये क्या कहना चाहता है, ये बोलना ये चाहता है कि मान लीजिए आपके पास 6 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 6 ऑब्जेक्ट है, इसमें से आप 2 का सिलेक्शन करें या आप 4 का सिलेक्शन करें, दोनों का नंबर ऑफ वेज सेम होगा। या तो 2 का सिलेक्शन कीजिए या 4 का सिलेक्शन कीजिए, नंबर ऑफ वेज क्या होगा, सेम होगा। इसके पीछे कारण क्या है ना कि जो NCR का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। अब हम क्या बोले ना कि ये NC n माइनस r है। आप बोले सर कैसे, हम बोले चलो चेक करें, ठीक है। लिखा गया इसको n फैक्टोरियल, डिवीजन में n में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो n माइनस r फैक्टोरियल और फिर इस नीचे वाले का फैक्टोरियल जैसे यहां लिखे, यानी n माइनस r फैक्टोरियल। देखिए आपको दिख रहा होगा ये माइनस n और प्लस n दोनों एक दूसरे को काटेगा, माइनस माइनस प्लस होगा और ये बनेगा n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल
n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए दोनों फिगर सेम सेम आया, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये काफी काम का चीज है। ठीक है, ये वाला जो प्रॉपर्टी है ना बहुत बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है ये वाला प्रॉपर्टी। बहुत सारा क्वेश्चन इसके बेसिस पे बनेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो। प्रूफ प्रूफ पूछता नहीं है, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाए उसी के लिए केवल बता दे रहे हैं और कुछ नहीं। प्रूफ पूछता नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट थर्ड, अगर NCX इक्वल्स टू NCY, अगर ये गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, इफ लगा तो आपको क्या कंडीशन लगाना है वो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट में आता है। ठीक है, देन पहला केस इसका बनता है कि x प्लस वाई जो होगा वो n के इक्वल होगा। ठीक है, देखिए इसको और इसको ऐड करके एक बार देखिए, n के इक्वल आएगा। दूसरा केस ये बनता है आइदर x जो होगा वो y के बराबर होगा, या तो x y के बराबर होगा और नहीं तो x प्लस वाई का जो सम है वो n के इक्वल होगा। इसमें प्रेफरेंस किसको देना है, एक नंबर को प्रेफरेंस देना है, दो नंबर के बेसिस पे हो सकता है आंसर ना भी आए। ठीक है, आपको प्रेफरेंस किसको देना है, 1 को। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन मान लीजिए बोला गया इफ NC, एक मिनट मिस्टेक कर दिया, 7C2 इज इक्वल्स टू 7CX, तो बोला गया कि x इज इक्वल्स टू कितना, x इज इक्वल्स टू कितना, आप इसमें 5 या 2, आप इसमें पहला केस ये लगाए कि x प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 7, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। दूसरा केस आप ये लगाए कि x इज इक्वल्स टू 2, तो आप बोले कि हाँ ये दोनों पॉसिबल है, दोनों आंसर हो सकता है, बिल्कुल दोनों करेक्ट है। ठीक है, दोनों आंसर हो सकता है, दोनों दोनों केस आया, दोनों आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोला गया इफ 8C x plus 2 is equals to 8 C 2x प्लस 5, ऐसा लिखा होगा। ठीक है, ऐसा है। अब आप इसमें सॉल्व करने चले। ठीक है, हम एक बार चेक कर लें इसको, x प्लस 5, हाँ x प्लस 5, हम क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं, 2 को हटा रहे बस। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करने चले। हम लोग पहले केस में क्या बोले, x प्लस 2 जो होगा ना, x प्लस 5 के साथ सम करेंगे तो वो कितने के बराबर, 8, तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 1/2। सही है, कैलकुलेशन देखिए सही है कि नहीं। दूसरा केस हम लोग क्या किए, x प्लस 2 को x प्लस 5 के साथ इक्वेट किए, ये x चला गया, 2 इज इक्वल्स टू 5 हो गया। ट्रू की फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, बताइए तो दोनों में से कौन एक्सेप्टेबल है। वैसे नीचे वाला तो फॉल्स हो गया, एक्सेप्टेबल है ही नहीं, ऊपर वाला एक्सेप्टेबल है, क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, नहीं नहीं x जो है, हाँ ठीक है, x का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये जो r है ना, ये r मेरा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। तो आप लिख सकते हैं x प्लस 2 और x प्लस 5 दैट विल बी r एट x इक्वल्स टू 1/2 नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है, क्योंकि फ्रैक्शन है, और हम लोग क्या ले सकते हैं, होल नंबर ले सकते हैं या नेचुरल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो नॉट एक्सेप्टेबल।
तो इसका आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। इसके लिए अपने पास कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, ये हो सकता है। अच्छा चलिए, अब जो है इसी पे ऐसे ही बोल के थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट वाला केस आप लगाए और आपको आंसर मिला 5। ठीक है, फर्स्ट वाला केस लगाए, आंसर आया 5। सेकंड केस लगाए ना, आंसर आया -2। बताइए तो दोनों आंसर होगा कि कोई एक होगा, और कौन होगा? फर्स्ट होगा, क्योंकि -2 फिर से होल नंबर या नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, इसलिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर दोनों में से एक भी एक्सेप्टेबल है तो आंसर, दोनों आ गया तो दोनों आंसर, और अगर दोनों में से एक भी एक्सेप्टेबल नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। कंप्लीट कीजिए। हो गया होगा। देखिए, मेन जितना प्रॉपर्टी है उसी पे डील करेंगे, सबके लिए हमको कोई जरूरत नहीं है वैसा। ठीक है इतना आ गया। थोड़ा 1 मिनट। डीपीपी आप लोगों के पास तो सारा है ना? चलिए, एक प्रॉपर्टी बताते हैं, उस प्रॉपर्टी पे हमको एक क्वेश्चन दिख गया है। ठीक है, तो हम उस क्वेश्चन को ले लेंगे बाद में। तो वैसे 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 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, सेकंड वाला जो डीपीपी है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, सेकंड डीपीपी का। देखिए, क्वेश्चन ये है कि फाइंड NC21 if NC10 equals to NC11, NC10 is equals to NC11। देखिए, हम आपको क्या बोले थे, ये दिया रहेगा, ये क्वेश्चन में गिवन ही रहता है। बताइए तो क्या हम क्या हम इसमें x इक्वल्स टू वाई लगा सकते हैं? तो एक ही केस लगेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n वाला केस लगेगा। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि इस वाले कॉन्सेप्ट से n जो होगा वो 10 प्लस 11 होगा, यानी 21 होगा। जैसे हमको मिल गया ये 21, अब उसके बाद NC21 का मतलब 21C21, और NCN कितना होता है? 1 होता है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो फॉर्मूला जैसे आप पढ़ेंगे आपको तुरंत वो पता चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, डिटरमाइन n इफ 2nc2 इज इक्वल्स टू, वैसे करके दिया है ना। 10 नंबर, डिटरमाइन n इफ 2nc2 इज 2 है ना। अच्छा चलिए, इसी के नीचे ले लेते हैं, इज टू nc2 इज इक्वल्स टू 9/2। हाँ, आपको याद होगा परमुटेशन में भी ऐसा क्वेश्चन बनाए थे, तो हम क्या बोले थे कि n को कभी 2n से कंपेयर नहीं करते, नहीं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाइए, 2n को 2n के साथ सॉल्व कीजिए, n को n के साथ सॉल्व कीजिए, उसके बाद जब फैक्टोरियल हट जाए ना तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो 2nc2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिख सकते हैं 2n का होल फैक्टोरियल, डिवीजन में 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और इसके साथ इसका जो रेसिप्रोकल होगा ना उसी को लिख रहे हैं। ऊपर में कौन आएगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और नीचे में कौन आएगा, n फैक्टोरियल। तो हम क्या बोल रहे थे ना कि 2n को 2n के साथ सॉल्व करेंगे, n को n के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, कभी कोशिश नहीं करेंगे n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल को सॉल्व करने का, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा और बनेगा भी नहीं वैसे। ठीक है, सोचिए 2n से 2n माइनस 2 पहुंचने में कौन कौन नंबर आएगा, बस 2 ही आएगा ना। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये 2 फैक्टोरियल काट दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ n माइनस 2 और n फैक्टोरियल में कौन कौन आएगा, n और n माइनस 1, इट इज 9/2।
अब देखिए फैक्टोरियल हट गया तो n और n को कट कर दिए, बाकी जो बच रहा है उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब अब इक्वेशन सॉल्विंग वाली बात है। तो ये कितना हो गया 2 और 2 4 8n माइनस 4 8n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 9 से मल्टीप्लाई कर लिए 9n माइनस 9, यही आएगा। अब सॉल्व करते हैं तो n का वैल्यू कितना आ गया 5, ठीक है, हम लोग को बस यही निकालना था। अब देखिए जैसे वो आएगा ना, तो अभी तो इस वाले क्वेश्चन में मेरे पास एक आंसर आया तो वही आंसर, कभी कभार 2 आएगा, ठीक है 2 आएगा, अगर 2 आएगा ना आप उसको जरूर पुट करके चेक कर लेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं क्वेश्चन को। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है देन इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, तब उसको हम आंसर नहीं कह सकते। अगर सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो दोनों आंसर, अगर एक आएगा तो बस हो गया खत्म, उसमें चेक करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया, और कुछ बच रहा है, एक तो प्रॉपर्टी पे और हमको दिख रहा है तो थोड़ा प्रॉपर्टी बता देते हैं फिर उसके बाद उस पर बढ़ते हैं। बाकी क्वेश्चन तो वैसा दिख नहीं रहा, वैसे आपके टेक्स्ट बुक में ढेर सारा क्वेश्चन होगा इसका। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर जो भी है, हाँ। अगर NCR प्लस NCR माइनस 1 है, दिख रहा है क्या क्या लिखा हुआ है, NCR माइनस 1, यहाँ 10 है तो वहां 9 है, ठीक है, तो इसका आंसर होता है n+1 CR, ठीक है, क्या होता है n+1 CR। कहाँ से आया, आपको फॉर्मूला बता दिया गया है, आप एक बार पुट करके उसको है ना चेक कर लेंगे, ठीक है, वो कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। NCR वाला जो फॉर्मूला है, NCR-1 वाला फॉर्मूला है, उसको लगा दीजिए, फैक्टोरियल वाला, LHS को सॉल्व कीजिए, RHS आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका यूज कहाँ होता है, मान लीजिए जैसे कोई एक क्वेश्चन आपको दे दिया, समेशन R वेरीज 1 से लेके 5 तक, और आपसे ये बोला 25C 25 माइनस R, ऐसा 25C 25 माइनस R, ऐसा कुछ बोला। समेशन का मतलब आप समझते हैं ना कि हमको क्या क्या पुट करना है, 1, ठीक है, फिर 2 ऐसे करके, और इसमें हम एक चीज कुछ मिस कर रहे हैं, हम लिखना चाहेंगे उसको, चलिए कोई बात नहीं, नहीं ध्यान में आ रहा है, हम इसी को सॉल्व करते हैं ऐसे, ठीक है। मान लीजिए R के प्लेस पे हम पुट कर दिए कितना 1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25C 24 प्लस हम पुट कर दिए 2, तो ये क्या हो जाएगा 25C 23, फिर 2 पुट कर दिए तो 25 1 2 3 पुट करना है ना 22, फिर 25C 21, फिर 25C 20, ऐसे लिख दिए हम लोग, ठीक है। इसमें से सोच के बताइए किसी में कोई फॉर्मूला लगने वाला है, अगर लगने वाला है तो क्या और कहाँ, यही लगेगा, या तो हम मतलब कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव ले सकते हैं, अगर हम लास्ट के 2 में लगा दें तो ये क्या बनेगा, मान लीजिए हम सेलेक्ट करके आपको देते हैं ना, हम सेलेक्ट करके देते हैं, डिस्कशन का प्लेस है, हमको ठीक से याद नहीं आ रहा था क्वेश्चन, रहने दीजिए, ये कितना होगा 26C 21, और ये कितना होगा, ये हो गया 26C 24, ठीक है, और ये वाला कितना हो गया 26C 21, और ये बच गया एक मेरे पास 25C 22, ठीक है। अगर हम इन दोनों को भी सॉल्व करते हैं तो भी मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ रह ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितने का चल रहा है 2 यूनिट का चल रहा है, तो कॉन्सेक्यूटिव आता है तो फॉर्मूला लगाते जाएंगे, छोटा होता जाएगा,
और अगर कॉन्सिक्यूटिव नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हमको डायरेक्टली जस्ट सॉल्व कर देना है इसको। अब इसके बाद और कोई कॉन्सेप्ट लगने वाला नहीं है, तो हम लोग इसको सॉल्व करके आंसर दे देंगे, ठीक है। रफली ये बताइए क्या होगा सॉल्व करके। 2 26 इंटू 25/2 होगा ना ये वाला, बाई 6 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये वाला 26 5 4 3 2 और डिवीजन में 5 फैक्टोरियल मीन्स 120। सॉल्व कर लेंगे अगर वैसा रहा तो। वैसे है ना इस क्वेश्चन में और मिलेगा आपको, ठीक है, हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। चलिए इसको नोट करें, बस आपको ध्यान रखना है प्रॉपर्टीज को कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है, ठीक है। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया, ठीक है। उसी डीपीपी में सेकंड वाले में 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड वाले डीपीपी में ही क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, n-1c3 n-1c3 प्लस n-1c4 is greater than nc3 तो बोला गया n is just greater than इंटीजर, मतलब n किससे बड़ा होगा वो इंटीजर हमको बताना है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, यहाँ कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या कि जस्ट सॉल्व कर दिया? अभी वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे है ना, वही वाला। तो n-1 जो है वो एक यूनिट बढ़ के क्या हो जाएगा n, फिर c। 3 और 4 में से कौन होगा जो बड़ा नंबर है, 4 होगा। इट इज ग्रेटर देन nc3। अब मेरे पास कॉन्सेप्ट आ गया किसका, ग्रेटर देन का। देखिए इनइक्वालिटी था, हम लोग वैसे सॉल्व किए। एक तरफ लाके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, n फैक्टोरियल बाई, यही सॉल्व करते हैं इसको, n-4 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल बाई n-3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। आपको ये पता कि ये कट गया, और क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है ना तो उसके कटने के साथ इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया। अगर वो नेगेटिव नंबर होता तो इनइक्वालिटी मेरा उलट जाता, ठीक है। चलिए हम यहाँ छोड़ दिए। उसके बाद n-4 n-3 छोटा कौन, 4 ना, n-4। तो n-3 को हम लोग डिक्रीज करके n-4 तक लेके जाएंगे। इसको अभी हम अपने जगह पे ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया n-4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 1 बाई n-3 n-4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे इंटू में 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, अगर हम 3 फैक्टोरियल ऐसे कट कर दें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये भी कट गया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह पॉजिटिव है। अब इसके बाद सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। मगर इनइक्वालिटी सॉल्व करने में डिनोमिनेटर का कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जाता है। ये आप जब है ना डोमेन रेंज हो रहा था उसी समय पढ़े थे, तो वो हमेशा याद रखना, नहीं तो आप एक आंसर लूज कर जाइएगा। तो करें क्या, 1/4 इज ग्रेटर देन, जो बचा है पहले फ्रेश वो तो लिख ले, n-3। इसको इधर लाएंगे या इसको उधर ले जाएंगे आपकी मर्जी, ठीक है। तो हम इसको लेके आ रहे हैं, n-3 को लेके आ रहे हैं, -1/n-3 ग्रेटर देन 0। हम क्या बोले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, किसके केस में, इनइक्वालिटी के केस में, नहीं तो एक आंसर आप लूज कर जाएंगे, ठीक है। ये होता है। अब यहाँ एलसीएम लीजिए, तो n-3 -4 और डिवीजन में
4 इंटू n माइनस 3 और ये ग्रेटर दैन 0। अब ऊपर वाला हो गया n माइनस 7, इस 4 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हटा दिया। देखिए न्यूमरेटर लीनियर, डिनोमिनेटर लीनियर, ग्रेटर दैन 0। केस कैसे बनेगा, एक बार न्यूमरेटर को 0 कीजिए n7, एक बार डिनोमिनेटर को 0 कीजिए n3, नंबर लाइन पे पुट कीजिए, 3 आएगा फिर 7 आएगा, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस का हो जाएगा, ग्रेटर दैन 0 यानी कि जो पॉजिटिव पार्ट आ रहा है वो आंसर होगा। तो ये है मेरे पास पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, तो आप कह सकते हैं n बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक, 3 तक, यूनियन 7 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। जब भी आपका n का वैल्यू नेगेटिव की तरफ जाए ना, थोड़ा रुक के सोचिएगा जरूर, ये नहीं कि बस हो गया आंसर, ठीक है, पल्ला झाड़ लिया खत्म। जब भी नेगेटिव की तरफ जाए, अगर खाली पॉजिटिव आता ना, हम कुछ नहीं देखते इसको पलट के, मगर नेगेटिव आया तो हम जरूर रीचेक करेंगे, क्योंकि n कहां से बिलोंग करता है, होल नंबर से, सॉरी नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो देखिए माइनस इंफिनिटी से 3 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक बार चेक कीजिए। आप यहाँ कोई भी नेगेटिव रख दीजिएगा या यहाँ कोई नेगेटिव रख दीजिएगा, क्या ये कभी डिफाइन होगा, कभी नहीं डिफाइंड होगा, ठीक है। तो ये नॉट एग्जिस्ट। अच्छा अब हमको कैसे पता चला, हमको क्या बार बार देखना होगा ना, आपको तो पहले ही बता दिया गया था कि n ऑलवेज बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आंसर लिखना चाहते हैं हम, बोलिए तो n बिलोंग्स टू, आपकी तरफ से क्या आंसर होगा, चलिए देख लीजिए आंसर क्या लगता है क्या होगा, ग्रेटर दैन 7। मान लीजिए सयोन, मान लीजिए अगर हम n मेरा नेचुरल नंबर है, अगर हम n का वैल्यू 2 पुट करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं, 2 तो यहां आएगा ना 3 से पहले, वो तो इसमें 1 से 3, क्यों, एक चीज में से 3 कैसे चूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप जो बोले आप ठीक बोले, यहां पे अगर 4 है तो n का वैल्यू 4 या उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 4 या उससे बड़ा होना चाहिए, तो ये तो कभी एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा ना। तो ओवरऑल मेरे पास आंसर क्या है, 7 से लेके इंफिनिटी तक। किसी को कोई दिक्कत समझने में इस क्वेश्चन को, देख लीजिए। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन आपके पास है 23 नंबर। आज ना यहीं तक रखेंगे। आपके पास डीपीपी में जो क्वेश्चंस ऐसा होगा, जैसे एक और हमको दिख रहा था 26 नंबर इसी डीपीपी का, ठीक है, फिर 6 नंबर ये है, और बाकी आपके बुक में जो भी क्वेश्चन होगा, आपका जो कॉम्बिनेशन का स्टार्टिंग एक्सरसाइज होगा ना, उसमें इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है, वहां से आप क्वेश्चन बना के रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।